पीएमकेसी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज का जो टॉपिक है अपना वो कंपैरिजन ऑफ डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। तो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में कंपैरिजन करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा नंबर दे के जाता है। हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से नंबर मिलते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत स्टूडेंट को होता है कि ये डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में। आज हम कंपैरिजन करते हैं डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। आइए देखते हैं एमकेसी क्लासेज में। सबसे पहले अगर बात की जाए डीसी जनरेटर की, डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर की बात करें तो जनरेटर एक प्रकार की मशीन है। अब डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे, मैकेनिकल एनर्जी दिया जाएगा हमसे। यहाँ पे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम इस जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो इस प्रकार की मशीन को जनरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनरेटर बोला जाता है। यदि हम यहाँ से डीसी आउटपुट ले लें, डीसी आउटपुट करें तो ये बोला जाएगा डीसी जनरेटर। और यदि हम एसी आउटपुट करें तो ये बोला जाएगा अल्टरनेटर। दोस्तों, इतना बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाएंगे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे हम। यदि हम मशीन को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है या उत्पन्न होती है, बट अगर हम आउटपुट डीसी ले रहे हैं तो इसको बोला जाएगा डीसी जनरेटर। यदि आउटपुट हम एसी ले रहे हैं तो इसको बोला जाएगा अल्टरनेटर या एसी जनरेटर या एसी जनरेटर। डिप्लोमा में हम लोग बात करते हैं एसी जनरेटर की, आईटीआई में जो लिखा होता है या जो नाम दिया जाता है वो अल्टरनेटर दिया जाता है। बात एक ही है, दोनों मशीन एक ही है। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया मैकेनिकल एनर्जी। यदि हम किसी मशीन को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यदि हम डीसी आउटपुट ले रहे हैं तो डीसी जनरेटर, एसी आउटपुट ले रहे हैं तो अल्टरनेटर या एसी जनरेटर। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की। अब बात करते हैं, क्योंकि जनरेटर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया। अब डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो डीसी आउटपुट मिलेगा। अब बात करते हैं इनका वर्किंग प्रिंसिपल का। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो ये फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात आ गई। अब डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीसी जो जनरेटर है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। क्लियर? दो पॉइंट। अब ये है क्या? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या? ईएमआई क्या है? ईएमआई क्या है? अब बात की जाए ईएमआई की, फैराडे ने जब बताया, फैराडे ने इसके बारे में बताया कि जब किसी मैग्नेटिक लाइन में, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड को
किसी कंडक्टर द्वारा या किसी चालक द्वारा उसका छेदन कराया जाए तो उस चालक में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? ईएमएफ। ये ईएमआई रूल। उन्होंने कहा जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को इस प्रकार गतिमान किया जाए, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने कहा जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान कराया जाए कि उसके द्वारा इसकी चुंबकीय वल्लेखाओं को छेदन करे, ये चुंबकीय वल्लेखाओं को छेदन करे या कंडक्टर के द्वारा चुंबकीय वल्लेखाओं का छेदन हो, देन इसके फलस्वरूप उस चालक में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? ईएमएफ। ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन्होंने क्या कहा? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय वल्लेखाओं का छेदन हो, देन उसके फलस्वरूप उस चालक में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। उस चालक में क्या जनरेट हो जाता है? विद्युत वाहक बल। और फैराडे ने कहा, इन्होंने दो नियम दिए। पहले में कहा कि जब तक यह फ्लक्स को काटेगा या जब तक यह मैग्नेटिक लाइन को काटेगा तब तक ईएमएफ जनरेट होगा। जब तक मैग्नेटिक लाइन को काटेगा तब तक ईएमएफ उत्पन्न होगा, तब तक उत्पन्न होगा। मतलब जब तक वो मैग्नेटिक लाइन को काटेगा तब तक ईएमएफ उत्पन्न होगा। जैसे ही वो मैग्नेटिक लाइन को काटना बंद किया वैसे ईएमएफ बंद हो गया, ईएमएफ पैदा नहीं होगा। अब किसी ने पूछा कि अगर ईएमएफ तब तक पैदा करेगा जब तक वो लाइन को काटेगा या मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, तो किसी ने पूछा कि ये कितना पैदा करेगा। ये क्वेश्चन बनता ना, ये कितना पैदा करेगा? वो जब तक काटेगा तब तक पैदा करेगा तो ठीक है, लेकिन कितना पैदा करेगा मात्रा में? तो उन्होंने कहा कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा। ये जो उत्पन्न ईएमएफ है ये फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। पहला इन्होंने बोला कि जब तक काटेगा तब तक ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन दूसरे में इन्होंने बोला, किसी ने पूछा अरे कितना पैदा करेगा, तो उन्होंने बताया कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। जितना कम समय में, मतलब जितने कम समय में जितना ज़्यादा चक्कर लगाएगा या जितना ज़्यादा फ्लक्स को काटेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। अर्थात ई समानुपाते डी फाई अपान डी टी। क्लियर? ये इन्होंने सेकंड नियम दे दिया। पहला दिया था जब तक काटेगा तब तक पैदा होगा। किसी ने पूछा कितना पैदा होगा, तो उन्होंने कहा फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। कितना पैदा होगा? जितना ज़्यादा फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं। अब बात तो हुई कि कितना पैदा होगा, ये तो क्लियर हो गया, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। अब जब ईएमएफ जनरेट हो गया, फिर किसी ने पूछा कि जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है उसकी दिशा कैसी होगी। जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है, जब चालक में अपना ईएमएफ जनरेट हो गया जो फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या है? समानुपाती है। क्लियर? अब जब ईएमएफ जनरेट हो गया तो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है। उत्पन्न ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की
दिशा ज्ञात करने के लिए या पता लगाने के लिए, ज्ञात करने के लिए। अब एक वैज्ञानिक और आए सॉरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक आए, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या कहा, एक वैज्ञानिक आए फ्लेमिंग, इन्होंने कहा बस करो, अब हम आ गए हैं, हम बताएंगे उत्पन्न ईएमएफ की दिशा किस दिशा में होगी। हम बताएंगे अपने नियम से कि उत्पन्न ईएमएफ की दिशा किस दिशा में होगी। तो इन्होंने कहा कि मेरा दायां हाथ है जो ये बताएगा कि इसकी उत्पन्न ईएमएफ की दिशा किस दिशा में है। तो यहाँ से मिला फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल किसके, फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के नियम से बताया कि अब हम आ गए हैं, अब हम बताएंगे कि इसके उत्पन्न ईएमएफ की दिशा किस दिशा में है। ये हमारे दाहिने हाथ का खेल है। फ्लेमिंग ने कहा कि ये मेरे दाएं हाथ का खेल है कि हम ये बताएंगे ये किस दिशा में उत्पन्न ईएमएफ हो रही है। तो इन्होंने कहा कि ये मेरे दाएं हाथ का खेल देखो। इन्होंने कहा कि जब हम अपने दाएं हाथ के तीनों उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं, देखिए दाहिने हाथ के तीनों उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा मोशन ऑफ कंडक्टर, अंगूठा क्या, मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर और तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड और जो शेष उंगली है जो मध्यमा ये बताएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इन्होंने कहा उत्पन्न ईएमएफ की दिशा तो हमारे दाहिने हाथ का खेल है। किसका खेल है? फ्लेमिंग ने बताया कि हमारे दाहिने हाथ का खेल है। जब दाएं हाथ के तीन उंगलियों को परस्पर हमें इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बने। कोण कितना बनेगा? एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है। एक दूसरे से कितना बनेगा? 90 डिग्री बने तो जो अंगूठा हमारा है, अंगूठा ये कंडक्टर के घूमने की दिशा को व्यक्त करेगा और जो तर्जनी है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, जिसको 4 फिंगर बोलते हैं। किसको दिखाएगी? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। और जो अपनी मध्यमा उंगली है मिडिल फिंगर, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा को व्यक्त करेगी। इसी के लिए फ्लेमिंग ने अपना दाएं हाथ का नियम लाया था। किसके लिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए। फ्लेमिंग ने अपना दाएं हाथ का नियम क्यों दिया था? जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा को बताने के लिए कि इस दिशा में इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा होगी। क्लियर? एकदम लाइन बाय लाइन समझते चलिएगा, क्योंकि जनरेटर और मोटर में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम कह नहीं सकते। सभी स्टूडेंट जो हैं जनरेटर और मोटर में जनरेटर में मोटर का सारे पार्ट इधर उधर, उसमें इसका उसमें उसका इसमें हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम बाइफरकेट कर रहे हैं। क्लियर? तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने कहा ये तो मेरे दाहिने हाथ का नियम है, ये तो मेरे दाहिने हाथ का खेल है। इन्होंने ऐसे बताया। क्लियर? अब बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन ऐसे आता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? तो थंब क्या दिखाएगा? मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। 4 फिंगर एज ए तर्जनी
मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर होगा ये दिखाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। यार एक ऐसे क्वेश्चन दे देता और लिख देता थंब और फिंगर मिडिल फिंगर क्या दिखाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना तो बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं इसका विद्युत वाहक बल समीकरण। विद्युत वाहक बल समीकरण, विद्युत वाहक बल समीकरण। विद्युत वाहक बल समीकरण की बात करें तो इसमें जो जनरेट होगा E वो होगा फाई जेड एन अपान 60 गुणे पी अपान ए, ये फार्मूला है। ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक, डीसी जनरेटर का जो विद्युत वाहक बल समीकरण है ई बराबर फाई जेड एन अपान 60 गुणे पी अपान ए है। अब यहाँ पे गिनोट करें, फाई क्या है? फाई है फ्लक्स जिसका मात्रक होगा वेबर, एन है स्पीड किसमें? आरपीएम में, ए है समानांतर पथों की संख्या, पी है पोलों की संख्या, जेड है कंडक्टरों की संख्या। क्लियर, शिष्ट तो है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो जो E प्रोपोर्शनल बनेगा फाई इंटू एन बनेगा, फाई इंटू एन। तो यहाँ से बताया जा सकता है कि जो जनरेटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो फ्लक्स के समानुपाती होगा और स्पीड के भी समानुपाती होगा। और जितना ज़्यादा फ्लक्स कटेगा या जितना ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा उसके समानुपाती होगा, या जितना स्पीड से घूमेगा उसके समानुपाती होगा। या यहाँ से एक समीकरण ये ई समानुपाती फाई इंटू एन बन गया। अब एक समीकरण और है ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज और उत्पन्न ईएमएफ में संबंध। तो ये है ई बराबर वी टी प्लस आई ए आर ए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो इक्वेशंस है, ई बराबर वी टी प्लस आई ए आर ए। ये देखते हैं, अगर मान लीजिए ये कोई आपका जनरेटर है, ये कोई जनरेटर है, इसको दिया गया क्या? मैकेनिकल एनर्जी। क्या दिया गया? मैकेनिकल एनर्जी दिया गया। तो ये उत्पन्न किया क्या? ये जो उत्पन्न किया विद्युत वाहक बल ई पैदा किया। क्लियर। और यहाँ पे जो मिला वो मिला टर्मिनल वोल्टेज। क्या मिला? अब मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिला, हमें विद्युत वाहक बल मिला ई, लेकिन जहाँ पे हम लोड दिए वहाँ पे मिला क्या? वी टी। और यहाँ पे आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो होगा आई ए आर ए। तो यहाँ से ये जो उत्पन्न ईएमएफ है इसका टोटल मान जो है, ये उत्पन्न जो ईएमएफ है ये टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ग्राफ को जोड़ेंगे तो पूरा मिल जाएगा ना, वी टी प्लस आई ए आर। यहीं से फार्मूला आया है कि उत्पन्न तो हुआ विद्युत वाहक बल ही, लेकिन उस जनरेटर के इंटरनल में कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस।
तो उस आर्मेचर रेजिस्टेंस में कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसको अगर हम टर्मिनल वोल्टेज में जोड़ दें तो टोटल वोल्टेज हमें मिल जाएगा कितना वो जनरेटर विद्युत वाहक बल पैदा किया। क्लियर? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों फार्मूले, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों फार्मूले। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा और डायरेक्ट फार्मूला भी आ जाएगा। पी क्या है अपना? पोलों की संख्या, ए है समानांतर पथों की संख्या, जेल है कंडक्टरों की संख्या, कंडक्टरों में स्थापित चालकों की संख्या। ठीक है, स्लॉट्स में स्थापित ये चालकों की संख्या, वही कंडक्टरों की संख्या स्लॉट में स्थापित। क्लियर? इतना समझ में आया ना? ये फार्मूला कहाँ से आया? मैकेनिकल एनर्जी दी है तो जनरेटर ईएमएफ जनरेट किया, लेकिन जनरेटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा जो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, आई ए आर ए, और जो टर्मिनल पे मिलेगा वी टी मिलेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें ये। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? प्रिय विद्यार्थी, हम आप लोगों को ऐसा पढ़ा देना चाहते हैं कि कन्फ्यूजन तो बिल्कुल ना क्रिएट हो, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना क्रिएट हो। अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना ज़रूरी है। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं बस एक एक नंबर इकट्ठा करवा रहे हैं। ये बार बार हम बोलते आ रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एक एक नंबर इकट्ठा करके आपको सिलेक्शन करवाने का लक्ष्य है। हमारा जो ध्येय है या जो हमारा लक्ष्य है आपको सिलेक्शन दिलाने का लक्ष्य है। ये हम बार बार कर रहे हैं। एक एक नंबर इकट्ठा करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा नंबर इतना हो जाएगा कि हमारा सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम ऐसा टॉपिक लेके आते हैं बार बार कि एक नंबर तो फिक्स हो जाए। अब जितना अभी तक हमने पढ़ा जनरेटर के बारे में, यहाँ से कम 2 नंबर मिलेंगे। बेसिक है, कम से कम 2 नंबर। अब बात करते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं इसको। अब बात करते हैं मोटर की, अब बात करते हैं डीसी मोटर की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना जो अगला टॉपिक होगा वो डीसी मोटर का होगा। क्लियर?